हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो आपकी एक मेजर प्रॉब्लम को लेकर है। कई सारे बच्चों को इस प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं होता है और जैसे जैसे वो अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाते हैं, जैसे जैसे अपने करियर में वो आगे जाते जाते हैं, तब उनको ये रियलाइज होता है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमने टाइम के रहते हुए सॉल्व नहीं की। लाइक 10th क्लास के बाद आप सब्जेक्ट कैसे चूज करें, ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। इवन पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, इवन आपके लिए भी। कभी कभी हम ये जो सब्जेक्ट चूज करते हैं ये इस बेसिस पे कर लेते, हमारा कोई फ्रेंड उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में जा रहा है। 10th के बाद जनरली जो स्ट्रीम्स लेते हैं बच्चे, वो साइंस स्ट्रीम होती है जिसमें मैथ्स और बायो दो अलग अलग स्ट्रीम चलती हैं। उसके बाद एक कॉमर्स स्ट्रीम होती है और एक मेजर आर्ट्स स्ट्रीम होती है। लेकिन जनरली जो बच्चे इसको चूज करते हैं वो कैसे, अपने फ्रेंड को देखकर चूज कर सकते हैं, या फिर उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स उनको सजेस्ट करते हैं कि भाई आप ये वाला सब्जेक्ट ले लो, तो वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक्सप्लोर किए वो सब्जेक्ट ले लेते हैं। या फिर रिलेटिव्स उनको पुश करते हैं, या फिर कोई बड़ा एल्डर ब्रदर उनके किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में गया है, उसने वहां सक्सेस ले लिया, तो वो दूसरी स्ट्रीम की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है कि अगर आपका भाई या बहन डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियरिंग की तरफ फोकस करो। सो दीज आर द बेसिक प्लेटफॉर्म्स या बेसिक रीजंस जिसकी वजह से आप 10th के बाद के सब्जेक्ट चूज करते हैं। बट क्या ये वास्तव में सही तरीका है 10th के सब्जेक्ट चूज करने का? हम आपको इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में आज बताने वाले हैं कि 10th के सब्जेक्ट आप किसी के इंप्रेशन में आके चूज मत कीजिए। आप जनरली ये भी करते हैं कि 10th की परसेंटेज आई 85% या उससे अबोव है तो आपने साइंस स्ट्रीम चूज कर ली जिसमें मैथ्स भी आता है और बायो भी आता है। अगर 60 से 80% के बीच में आपकी आती है तो जनरली लोग कॉमर्स की तरफ चले जाते हैं कि ठीक है, इसका मैथमेटिक्स थोड़ा ठीक है। इवन कभी कभी लोग सिर्फ मैथ्स के नंबर देखकर भी मैथमेटिक्स या फिर कॉमर्स चूज कर लेते हैं कि अच्छा मैथ्स इसके नंबर ठीक है, तो कॉमर्स में भी क्योंकि कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स आपको पढ़ना पड़ता है इसलिए कॉमर्स दिला देते हैं, या फिर मैथमेटिक्स ले लो। और फिर सबको पता ही कि अगर उतना भी नहीं आया 60% भी, तो जनरली पीपल आज की तरफ। ये सारे तरीके होते हैं हमारे सब्जेक्ट चूज करने के, लेकिन ये सही तरीके नहीं है। इसके अलावा अगर कोई टीचर सजेस्ट कर देते हैं आपको, अब जनरली क्या होता है कि कोई टीचर अगर साइंस पढ़ा रहा होता है तो उसका रुझान भी साइंस की तरफ ही होता है और वो आपको आपकी अगेन परसेंटेज देखकर साइंस सजेस्ट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा कोई टीचर अगर कॉमर्स पढ़ाता है, उसका अगर लगाव कॉमर्स से है, तो वो आपको कॉमर्स के बारे में थोड़ा बताएगा और कॉमर्स की तरफ डाइवर्ट कर देगा। लेकिन फिर से आप कहीं बाहर जाएंगे, आपको कोई दो चार चीजें दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पता चलेंगी और आप क्या करेंगे, आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपको समस्या का जो सॉल्यूशन है वो नहीं मिल पाएगा जब तक कि आप खुद उसके बारे में एक्सप्लोर नहीं करेंगे। एक और तरीका होता है सब्जेक्ट चूज करने का कि सिटी का एक बिहेवियर होता है। लाइक वी आर फ्रॉम कोटा, राजस्थान। कोटा जो है वो शिक्षा की नगरी मानी जाती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले इसको शिक्षा की काशी भी बोला था। कोटा में पिछले 25 साल से अलग अलग जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, 6 से 10th के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, ओलंपियाड्स हो गया, पीआरएमओ हो गया, एनटीएससी जो कंपटीशन होता है अपना 10th क्लास में, उन सभी की प्रिपरेशन करवाई जाती है। केवीपीवाई होता है 11th एंड 12th में, उसकी प्रिपरेशन, फिर जेई, नीट, एम्स, इस तरीके के जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। और इवन अब तो कॉमर्स के एग्जाम्स में भी कोटा ने काफी अच्छा किया है और यहाँ पे कई सारे एग्जाम्स का आउटपुट भी निकल कर आया है जो कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम्स थे। लेकिन होता क्या है कि जो भी कोटा में पढ़ने वाला बच्चा है वो जनरली ये सोचता है कि मैं कोटा में पढ़ रहा हूं तो मैं कोचिंग में जा सकता हूं, मैं एनटीएससी कर सकता हूं, जेई और नीट, वो जनरली सोचता है, ठीक है। यही बच्चा अगर इंदौर में होता है, क्योंकि वहां पर कॉमर्स का थोड़ा ज्यादा बोलबाला है, तो वो कॉमर्स के लिए ज्यादा मन बनाता है। यही बच्चा अगर जोधपुर में होता है तो जोधपुर में क्योंकि क्लैट की कोचिंग का काफी अच्छा बोलबाला है, वहां क्लैट की काफी अच्छी अच्छी कोचिंग्स है, और साथ ही साथ क्लैट का जो यूनिवर्सिटीज होती है हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज NLU,
वो भी जोधपुर में है, तो वहां वो उसकी तरफ थोड़े से डाइवर्ट होते हैं। अगर यही बात मैं दिल्ली की करूं, तो दिल्ली क्योंकि हमारी राजधानी भी है और बहुत बड़ी सिटी भी है, इसलिए वहां सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। वहां आप जेई नीट करेंगे तो उसके लिए भी एक अलग से प्लेस अवेलेबल है, बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल है। वहां आईआईटी भी है। अगर हम क्लैट की बात करें तो उसके लिए भी है। अगर हम दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करें तो वो भी वहां पर अवेलेबल है। वहां पर आपको बहुत सारे एग्जाम्स के ऑप्शंस मिलते हैं, तो बच्चों को वहां खूब सारे ऑप्शन मिलने की वजह से माइंड ओपन होता है, और वो माइंड ओपन होने की वजह से कई सारे एग्जाम्स के बारे में सोच पाते हैं। सो दिस इज द वे ऑफ डिसाइडिंग क्या होना चाहिए वे। सो दिस शुड बी द वे ऑफ डिसाइडिंग। ये मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। अगर आपको कोई सब्जेक्ट चूज करना है तो आप क्या करेंगे, अपनी 10th की परसेंटेज को बहुत क्लोजली स्टडी कीजिए कि मेरे साइंस में कितने मार्क्स आए, मेरे मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए, मेरे एसएसटी में कितने मार्क्स आए, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, और भी अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसमें कितने मार्क्स आए। दूसरा, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यूज करना है इसको डिसाइड करने में, वो है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? आपको इंटरेस्ट पता चलेगा अपनी सब्जेक्ट्स को जो भी 10th के बाद आप लेने वाले हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स स्ट्रीम की तरफ जाते हैं तो आपको सिर्फ मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ना है, आपको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो क्या आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में भी उतना ही इंटरेस्ट है जितना आपका मैथमेटिक्स में है? इसके अलावा आपको कंप्यूटर भी लेना है, थोड़ा कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा एज ए 5th सब्जेक्ट। कंप्यूटर नहीं लेंगे तो फाइन आर्ट्स लेंगे, फिजिकल एजुकेशन लेंगे, कुछ तो 5th सब्जेक्ट के तौर पर लेंगे, और एक इंग्लिश आपको पढ़ना ही है जो मैंडेटरी लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है सीबीएसई के केस में। अगर स्टेट बोर्ड्स होते हैं तो वहां भी आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है वो मस्ट है मैथ्स के केस में। इसी तरीके से बायो में पीसीबी हो जाता है। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो आपको बिजनेस भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इंटरेस्ट पता करना है कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है। आगे जाकर ये जो भी स्ट्रीम में चूज कर रहा हूं, मैथ्स, बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, इन चारों स्ट्रीम में से मैं जो भी चूज करूंगा फ्यूचर में, वेयर दीज स्ट्रीम्स आर गोइंग टू टेक मी, वेयर आई विल बी, और where do I stand in future if I am going to take these streams. So I have to choose this. कैसे चूज करेंगे? आप क्या करो, आपने सब्जेक्ट तो पता कर ही लिए कि किस किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने। आप उसके बाद ये भी पता करो कि इन सब्जेक्ट के बाद कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स का टफनेस लेवल क्या है, कितने बच्चे उन एग्जाम्स को देते हैं, उसके बाद कौन से कॉलेज मिलते हैं, कॉलेज मिलने के बाद उनके पैकेजेस क्या होते हैं, उन पैकेजेस के बाद आपको किस किस तरह की नौकरियां मिलती हैं। मान लीजिए आपको जाना है गवर्नमेंट नौकरी में, ठीक है, आपने बचपन से एक सपना देखा है, आपके पेरेंट्स ने भी आप सपना देखा है, और दोनों के सपने जो है सिंक होते हैं, यानी आप भी कलेक्टर बनना चाहते हैं, आपके पेरेंट भी चाहते हैं कि आप कलेक्टर बने। तो कलेक्टर तो आप आर्ट्स लेके भी बन सकते हैं, लेकिन आपकी 10th पे परसेंटेज आ गई 90, और आपने क्या ले लिया, मैथमेटिक्स ले लिया। मैथमेटिक्स लिया, आप इंजीनियरिंग की तरफ चले गए। आपने बायो लिया, आप डॉक्टर बनने चले गए। जब आप डॉक्टर के लिए सेलेक्ट भी हो जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए, तो कम से कम आपको 8 से 10 साल एक प्रॉपर डॉक्टर बनने में लगता है, या एमबीबीएस करते करते भी 6-7 साल गुजर जाते हैं, क्योंकि आप तैयारी भी करेंगे, आप एमबीबीएस भी करेंगे, तो आराम से 6-7 साल निकल जाते हैं। उसके बाद आप, क्योंकि आपको तो कलेक्टर बनना था, तो आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, आपको आईएएस के लिए फाइट करना पड़ेगा, और वो आईएएस फाइट करने में आपको 12th और आईएएस फाइट करने के बीच में 7 साल का गैप हो जाएगा। यहीं अगर आप दूसरा तरीका अपनाते, 90% आ गया तो कोई बात नहीं, आपने आर्ट्स ले लिया, आर्ट्स में आपने 3 साल में बीए किया, और बीए के जस्ट बाद आपने आईएएस फाइट किया। 3 साल के अंदर आपने आईएएस का एग्जाम दे दिया, और चूंकि आपका सपना वही था, आप 12th के बाद से या 11th, 12th और बीए के साथ, यानी इन 5 सालों में भी वो तैयारी कर रहे थे, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिस शुड बी द वे ऑफ चूजिंग अ सब्जेक्ट। आप अपना इंटरेस्ट पता करें, आप एक्सप्लोर करें करियर्स को, आप सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करें, और ये सब चीजों को यूज कर ही आप अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे साइकोमेट्रिक टेस्ट अवेलेबल है। साइकोमेट्रिक टेस्ट का क्या मतलब होता है मैं बताता हूं आपको।
साइकोमेट्रिक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, वो क्वेश्चन आपकी इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज, आपके बैकग्राउंड, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, इन सभी को चेक करते हैं और उन सब के बेसिस पर एक एनालिटिक्स बना के आपको देते हैं और ये सजेस्ट करते हैं कि दिस स्ट्रीम कैन बी फ्रूटफुल फॉर यू इन फ्यूचर, सो दैट कैन हेल्प यू इन चूजिंग द सब्जेक्ट। बट अगेन आपका जो सब्जेक्ट चूजिंग है वो जो मैंने आपको जितने फैक्टर बताए हैं उस पर ही बेस्ड होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आई एम एबल टू क्लियर माई पॉइंट एंड आप आगे से जब भी सब्जेक्ट चूज करेंगे तो आप इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कॉन्सेप्ट्स का ये यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें इस तरीके के नए नए वीडियोस के लिए। इसके बाद मैं नया वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको हर एक स्ट्रीम के स्कोप्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। मैथ्स में क्या स्कोप्स होते हैं, मैथ्स में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, बायो के स्कोप्स, कॉमर्स के स्कोप्स, आर्ट्स के स्कोप्स, देयर आर लॉट ऑफ स्कोप्स इन एवरी स्ट्रीम। सो हम लोग डिटेल में हर एक स्कोप्स के बारे में बात करेंगे। सो टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।